गो। अच्छा, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास में हम एक फंक्शन का इन्वर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो बेटे ऑलरेडी हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपको पढ़ा चुके हैं, आपको याद होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, फॉग एक्स, गॉफ एक्स। उसका नेक्स्ट पोर्शन आज पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। अब मेरे बात सुनो, तो आज का टॉपिक है इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। अच्छा एक बात सुनो, फंक्शन असलियत में एक रिलेशन ही तो होता है ना। फंक्शन असलियत में क्या होता है, एक रिलेशन होता है ना। एक रिलेशन जब दो स्पेशल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको फंक्शन बोलते हैं। लेकिन ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस आर नॉट। तो बेटा आप पहले रिलेशन का इन्वर्स रिकॉल करते हैं। बेटा सपोज मेरे पास एक सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और मेरे पास एक सेट बी है, उसके अंदर मानो एलिमेंट है 4 5 6 7। और सपोज देयर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना। एक रिलेशन सेट ए से बी तक डिफाइंड हो रहा है। तो बेटे जब एक रिलेशन सेट ए से बी तक डिफाइंड हो रहा है तो मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सेट ए के घर में जो लोग रह रहे हैं उनको सेट बी के घर में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ रिलेट करवाएंगे, है ना, रिलेट करवाएंगे। सेट ए के घर के लोगों को सेट बी के घर के लोगों के साथ रिलेट करवाएंगे ना। ए टू बी दिस रिलेशन इज डिफाइंड। और ये रिलेशन का ऑर्डर प्यार मैं आपको दे देता हूं। मानो उसके अंदर एलिमेंट है 1 4 1 5 2 6 3 7। तो ये रिलेशन को जब आप देखते हो इसमें क्या होता है ना, जो सेट ए के अंदर ये जो एलिमेंट 1 है वो सेट बी का एलिमेंट 4 के साथ रिलेटेड है ना बेटा। 1 इज रिलेटेड टू 4 अंडर दिस रिलेशन। कोई एक रिलेशन होगा वो हमें पता नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस 1 इज रिलेटेड टू 4 एंड 1 इज रिलेटेड टू 5 एज वेल। सेट ए का जो 1 है वो सेट बी का 5 के साथ रिलेटेड है। सेट ए का जो 2 है वो सेट बी का 6 के साथ रिलेटेड है। सेट ए का जो 3 है वो सेट बी का 7 के साथ रिलेटेड है। तो ये हो गया रिलेशन। और इसका डोमेन क्या होगा, रिलेशन में डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ दी फर्स्ट मेंबर ऑर्डर पेयर से ना। हाँ तो इसमें बेटे सारे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट मेंबर देखो 1 1 2 3, मतलब 1 2 3 है ना। 1 2 रेंज किसको बोलते हैं, सेकंड मेंबर। हाँ सेकंड मेंबर के सेट को ना, मतलब 4 5 6 7। अच्छा तो बेटे डोमेन आ गया, रेंज हो गया, है ना। अच्छा डोमेन में जो एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, प्री इमेज होते हैं ना। एंड रेंज में जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इमेज होते हैं ना। 1 के यहाँ पर दो इमेज है। 1 का एक इमेज 4 है, 1 का दूसरा इमेज 5 है, 2 का एक इमेज 6 है, 3 का एक इमेज 7 है ना बेटे। तो डोमेन के अंदर प्री इमेजेस होते हैं, रेंज के अंदर इमेजेस होते हैं। देखो अभी हम फंक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट अभी रिलेशन में जा रहे हैं, फंक्शन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट नहीं हुआ है, रिलेशन को बता रहे हैं। अच्छा आर इज द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो ये जो रिलेशन का जो इनवर्स रिलेशन हम पढ़े थे, हर रिलेशन का कॉरिस्पॉन्डिंग में एक इनवर्स रिलेशन होता है। सेट ए से बी तक अगर एक रिलेशन आप बना रहे हैं तो उस रिलेशन के कॉरिस्पॉन्डिंग में एक इनवर्स रिलेशन होता है। एंड वो इनवर्स रिलेशन बी से ए तक डिफाइंड होता है ना, बी से ए तक डिफाइंड होता है। एंड उसके ऑर्डर पेयर कैसे हमें मिलते हैं ना, रिलेशन आर के सारे ऑर्डर पेयर को उल्टा कर दो, है ना। रिलेशन आर के सारे ऑर्डर पेयर को उल्टा कर दो। तो ये 1 4 है, इसको 4 1 बना दो। 1 5 है तो उसको 5 1 बना दो। 2 6 है तो 6 2 बना दो। 3 7 है तो 7 3 बना दो। तो आर एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग में एक इनवर्स रिलेशन होता है ना, सेट बी टू सेट ए। एंड उसके ऑर्डर पेयर कैसे मिलते हैं ना, आर के ऑर्डर पेयर को उल्टा के आर इनवर्स के ऑर्डर पेयर आपको मिल जाते हैं। और बेटा आप देख लो आर इनवर्स का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, डोमेन मतलब सेट ऑफ 4 5 6 7। 4 5 6 7। एंड उसका रेंज क्या होगा, 1 2 3। 1 2 3। तो इंटरेस्टिंग सा चीज आप देख पा रहे होगे कि रिलेशन का जो ओरिजिनल रिलेशन है उसका जो डोमेन है उसका इनवर्स का वो क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है ना बेटे।
रिलेशन का डोमेन उसका इनवर्स का रेंज बन जाता है, रिलेशन का रेंज उसका इनवर्स का डोमेन बन जाता है ना बेटे। तो आर का जो डोमेन है वो आर इनवर्स का रेंज है, एंड आर का जो रेंज है वो आर इनवर्स का डोमेन है। एंड रिलेशन आर ए टू बी डिफाइंड है, रिलेशन आर इनवर्स बी टू ए डिफाइंड होगा ना, बी टू ए डिफाइंड उल्टा। अच्छा, अगर इसको मैं वेन डायग्राम मतलब आरो डायग्राम में दिखाऊं, तो ये सेट ए है, ये सेट बी है, और सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या है, 1 2 3। सेट बी के अंदर एलिमेंट है 4 5 6 7। अब ऑर्डर पेयर को देखते हैं, तो 1 इज रिलेटेड टू 4, ये जो आर रिलेशन है ना बेटे, ए से बी तक डिफाइंड हुआ है। 1 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 5, 2 इज रिलेटेड टू 6, 3 इज रिलेटेड टू 7। और इसका जो इनवर्स रिलेशन होगा, इसका जो इनवर्स रिलेशन होगा आर इनवर्स, वो होगा फ्रॉम बी टू ए। तो बी का एलिमेंट क्या है बेटा, 4 5 6 7, ए का एलिमेंट है 1 2 3। अब हमें क्या करना है बेटे, खाली ये जो आरोज है ना बेटे, ये आरोज का डायरेक्शन चेंज कर देना है ना, क्योंकि रिलेशन ए टू बी था, उसका इनवर्स हो गया बी टू ए। तो खाली आरोज का डायरेक्शन चेंज करना है, मतलब यहाँ पर ये आरो 1 से निकल के 4 पे पहुंचा है, अब हमें 4 से निकाल के 1 पे पहुंचा देना है ना, 4 से निकाल के 1 पे पहुंचा देना है। उसी तरह आरो 1 से निकल के 5 तक पहुंचा है, आपको 5 से आरो निकाल के 1 तक पहुंचाना है। 2 से एरो निकल के 6 तक आया है, आपको 6 से एरो निकाल के 2 तक लेना है। 3 से एरो निकल के 7 तक आया है, आपको 7 से एरो निकल के 3 तक लेना है ना। तो इसका इनवर्स वाला रिलेशन ये आ जाएगा ना, फ्रॉम बी टू ए। और बेटा देखो, आर में 1 2 3 ये प्री इमेजेस हैं, एंड उनके इमेजेस 4 5 6 7 है। आर इनवर्स में 4 5 6 7 प्री इमेज बन जाते हैं, एंड 1 2 3 इमेज बन जाते हैं। तो बस ये था इनवर्स रिलेशन का चक्कर, एक रिलेशन का इनवर्स रिलेशन कैसा होता है ना। अच्छा मेरे देखो, फंक्शन भी तो एक रिलेशन होता है ना, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, एवरी फंक्शन इज ऑल्सो ए रिलेशन। तो फंक्शन का जो इनवर्स का बारे में बात करेंगे, वो बिल्कुल रिलेशन का इनवर्स की तरह ही है। इधर भी ऑर्डर पेयर को हम उल्टाएंगे, और इधर भी फंक्शन अगर ए टू बी डिफाइंड है, तो उसका इनवर्स बी टू ए डिफाइंड होगा, सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन फंक्शन है, कुछ तो होगा आगे चल के, नहीं तो उसको सेपरेटली क्यों पढ़ रहे हैं। तो चलो देखते हैं, पहले तो हम फंडामेंटल लेवल पे चलते हैं। बड़े फंक्शन क्या होता है, एक मशीन होता है। मशीन क्या करता है, इनपुट लेता है, आउटपुट देता है। अच्छा मानो मेरे पास एक फंक्शन है एफ, है ना, सपोज एफ इज ए फंक्शन। अब मानो मैं एफ फंक्शन को इनपुट में 1 दिया, और सपोज वो मुझे आउटपुट में 2 दिया। क्या एक सम ऑपरेशन करके उसका कोई डेफिनेशन होगा, और डेफिनेशन लगा के वो 1 को 2 में कन्वर्ट किया, इनपुट 1 आउटपुट 2। अब देखो बेटा, आगे मैं बताऊंगा दुनिया के सारे फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कौन से फंक्शन के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं एंड क्यों करते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी मान लो ये फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मान लो ये फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन होगा, उसका काम क्या होगा देखते हैं। दोबारा बोल देता हूं बेटे, दुनिया का सारे फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए अस्यूम कर रहे हैं कि दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एंड बेटे फंक्शन का इनवर्स को, अगर एफ फंक्शन है तो उसका इनवर्स को ऐसे एफ के ऊपर एक छोटा सा -1 लिखते हैं ना बेटे। ये एफ टू दी पावर -1 मत पढ़ना, एफ इनवर्स पढ़ना है ना। तो एफ अगर फंक्शन है, तो उसका इनवर्स वाला फंक्शन को हम एफ इनवर्स करके ऐसे पढ़ेंगे ना, एफ इनवर्स। अब ये एफ इनवर्स क्या करता है, देखो बेटे, फंक्शन का, ओरिजिनल फंक्शन का इनपुट था 1 एंड आउटपुट था क्या बेटे, 2, है ना। अब उसका जो इनवर्स होगा, उसको अगर बेटे आप 2 को इनपुट के रूप में दोगे, तो इसका 1 comes as output. 1 आ जाएगा। देखो क्या हो रहा है, ओरिजिनल जो फंक्शन है, इनपुट उसका 1 आउटपुट उसका 2, लेकिन उसका जो इनवर्स है, फंक्शन का जो आउटपुट है इनवर्स का, वो इनपुट बन जाता है, एंड फंक्शन का जो इनपुट है इनवर्स का आउटपुट बन जाता है। ऐसा है कि फंक्शन ने
वन को टू में कन्वर्ट किया था, एंड उसका इनवर्स क्या करेगा बेटे, उसको ऑनडू करेगा। ऑनडू समझते हो ना बेटा? ऑनडू जैसे आप कंप्यूटर में सपोज मैं एक लाइन लगाता हूँ, फिर ऑनडू बटन क्लिक कर देता हूँ, वो उड़ जाता है ना, ऑनडू समझ हो ना? जो किए थे उसको ऑनडू कर देना, तब पहले पहले स्टेट में ले जाना है ना, जो पहले था उसी स्टेट में ले जाना। तो फंक्शन क्या किया ना, इनपुट वन को टू में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन उसका इनवर्स क्या करेगा ना, फंक्शन का काम को अनडू कर देगा। मतलब फंक्शन वन को टू बनाया था, ये क्या करेगा ना, टू को वन बना देगा। मेरे बात समझ रही हो? तो फंक्शन का जो इनपुट है उसका इनवर्स का वो आउटपुट है, फंक्शन का जो आउटपुट है उसका इनवर्स का वो इनपुट है। तो बेसिकली ए फंक्शन and its inverse undo each other's work, है ना, undo each other's work। एक फंक्शन एंड उसका इनवर्स एक दूसरे का काम को अंडू करते हैं। बेटा देखो एफ इनवर्स का काम को एफ भी अंडू कर रहा है। बेटा अगर एफ इनवर्स एफ का इनवर्स है तो एफ भी एफ इनवर्स का इनवर्स है, मतलब दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। तो बेटा देखो एफ इनवर्स ने टू को वन बना रहा है, और एफ क्या कर रहा है ना, वन को दोबारा टू में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि एफ ने क्या किया ना, एफ इनवर्स का काम को अंडू कर दिया। तो एक दूसरे का काम को अंडू करते हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया? अच्छा, अभी बेटे इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में देखते हैं। किस फॉर्म में देखते हैं? ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिखते हैं ना। अच्छा, एक सेट ए है, एक सेट बी है। चलो ए टू बी में एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है ना। ए में एलिमेंट 1 2 3 है, 1 2 3 4। बी में एलिमेंट 5 6 7 8 है। और बेटे इनपुट 1 का आउटपुट 5, इनपुट 2 का आउटपुट 6, इनपुट 3 का आउटपुट 7, इनपुट 4 का आउटपुट 8। तो ये जो फंक्शन है ए से बी तक डिफाइंड हुआ है, और इसमें डोमेन ए है एंड को डोमेन बी है। और बेटे डोमेन में जो एलिमेंट 1 है उसका इमेज 5 है, 2 का इमेज 6, 3 का इमेज 7, 4 का इमेज 8। और बेटे मैंने बोला था कि फंक्शन में हम प्री इमेज इमेज का जगह इनपुट आउटपुट को ज्यादा प्रीफर करते हैं, मतलब प्री इमेज इमेज ना बोल के इनपुट आउटपुट। तो ये फंक्शन के अंदर जब 1 घुसेगा बाहर कौन निकलेगा? 5 निकलेगा। 2 घुसेगा बाहर कौन निकलेगा? 6 निकलेगा। 3 घुसेगा बाहर कौन निकलेगा? 7 निकलेगा। 4 घुसेगा बाहर कौन निकला? 8 निकलेगा। तो इनपुट आप डोमेन से देते हो एंड आउटपुट आपका कोडोमेन के अंदर मौजूद होता है ना, ये तो पढ़ाया था मैंने आपको। अच्छा, इसका ऑर्डर पेयर क्या आ जाएंगे? अरे फंक्शन के रिलेशन होता है उसमें भी ऑर्डर पेयर होता है ना। ऑर्डर पेयर इसके क्या होंगे? 1,5, 2,6, 3,7, 4,8 है ना। अच्छा, इस फंक्शन का इनवर्स लिखेंगे। बेटा देखो बिल्कुल रिलेशन में जो कर रहे थे इधर भी वही करेंगे, सारे ऑर्डर पेयर को उल्टा देंगे। मेरा बात समझ रहे हो ना? सारे ऑर्डर पेयर को उल्टा दोगे। बेटा 1 5 को उल्टा के 5 1, 2 6 को उल्टा के 6 2, 3 7 को उल्टा के 7 3, 4 8 को उल्टा के 8 4 कर देंगे, है ना। तो एफ इनवर्स क्या होगा बेटे, ध्यान रखा करो। अगर एफ ए से बी तक एक फंक्शन है तो उसका इनवर्स जो होता है एफ इनवर्स, वो बी से ए तक होता है ना। वो कहां से कहां तक होता है बेटे? बी से ए तक डिफाइंड होता है। मतलब उसका जो इनवर्स वाला फंक्शन का डोमेन कौन बन जाएगा? बी बन जाएगा। एंड कोडोमेन कौन बन जाएगा? ए बन जाएगा। इतना समझ में आ रहा है ना? फंक्शन का जो डोमेन है उसका इनवर्स का कोडोमेन हो जाएगा, फंक्शन का जो कोडोमेन है उसका इनवर्स का क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा, है ना। और फंक्शन अगर ए से बी तक डिफाइंड हुआ है तो उसका इनवर्स, फंक्शन अगर ए से बी तक डिफाइंड हुआ तो उसका इनवर्स बी से ए तक डिफाइंड होगा। तो इसका अगर हम आरो डायग्राम बनाए तो ऐसा बनेगा। पहले मैं बी बनाऊंगा, फिर ए बनाऊंगा। बी के अंदर में 5 6 7 8 है, ए के अंदर 1 2 3 4। अब बेटे देखो इसका जो इनवर्स वाला फंक्शन है एफ इनवर्स, वो बी से ए तक डिफाइंड हुआ है, और उसमें 5 का आउटपुट क्या आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है। देखो हमारा ओरिजिनल फंक्शन में आर ओ 1 से निकल के 5 तक गया था, इसका इनवर्स में क्या होगा बेटा? उल्टा होगा, 5 से निकल के 1 तक जाएगा, है ना। अच्छा, 6 का आउटपुट 2 है। इन फंक्शन में क्या होता है? 2 से आरो निकल के 6 तक आया था, अभी 6 से निकल के 2 तक जाएगा। 7 का आउटपुट 3 है।
8 का आउटपुट 4 है ना बेटा। तो ये हो गया उसका इनवर्स वाला फंक्शन, समझ में आ रहा है। तो हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो फंक्शन है उसने क्या किया ना, फंक्शन ने उसको जब आप इनपुट 1 दिए, उसका आउटपुट क्या है बेटे, फंक्शन का ओरिजिनल फंक्शन जो है उसका आउटपुट क्या है बेटे, 5 आया ना, f(1) = 5। लेकिन उसका इनवर्स में क्या होगा बेटे, f इनवर्स में क्या होगा बेटे बताओ। 5 देंगे तो 1 आएगा। अरे एक सेकंड, हाँ यस, हाँ समझ पा रहे हो मेरा बात। तो बेटे आपका ओरिजिनल फंक्शन को इनपुट में आपने 1 दिए थे और आउटपुट में क्या निकला था, 5 निकला था, है ना। कौन, एक सेकंड रुको खाली। हम्म, हाँ, तो बेटा ओरिजिनल फंक्शन को आपने इनपुट में 1 दिया था और आउटपुट में क्या निकला था, उसका 5 निकला था। लेकिन उसका जो इनवर्स वाला फंक्शन है उसका इनपुट 5 का आउटपुट 1 आ रहा है ना बेटा, इनपुट अगर 5 तो उसका आउटपुट 1, इनपुट 5 के आउटपुट 1। तो कहने का ये मतलब है कि फंक्शन ने क्या किया था, 1 को 5 में कन्वर्ट किया था, लेकिन उसका इनवर्स क्या करेगा बेटा, उसका उल्टा कर देगा, मतलब अनडू कर देगा, 5 को 1 में कन्वर्ट कर देगा, है ना। उसी तरह हमारा फंक्शन ने 2 को 6 में कन्वर्ट किया था, देखो बेटा 2 का आउटपुट 6 है, लेकिन उसका इनवर्स क्या 6 को करेगा, 2 में करेगा। 6 को 2 में करेगा। उसी तरह बेटे हमारा फंक्शन में f(3) क्या था बेटे, 7 था, और उस इनवर्स में f इनवर्स 7 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह और एक बाकी बचा है, आप खुद से समझ लेना। तो क्या हो रहा है ना, फंक्शन का जो इनपुट है उसका इनवर्स का वो आउटपुट है, एंड फंक्शन का जो आउटपुट है उसका इनवर्स का वो इनपुट है। तो चलो उसको फॉर्मली लिख लेते हैं, हाँ फॉर्मली लिख लेते हैं। तो देखो बेटे पहले एक नोट लिखते हैं, एवरी फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल, एवरी फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल, दुनिया के सारे फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं होते हैं उनके बारे में आगे पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, बस अभी जितना चाहिए उतना देख लेते हैं। एवरी फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल, दुनिया के सारे फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, बट कीप इन माइंड सारे रिलेशन का इन्वर्स रिलेशन निकाल सकते हैं। रिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हर रिलेशन का इन्वर्स रिलेशन आप निकाल दोगे, कैसे, ऑर्डर पेयर को खाली उल्टा दो। लेकिन फंक्शन में एक कारण है, देयर इज अ रीजन, क्यों हम बोल रहे हैं कि सारे फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। दोबारा बोल रहा हूं, सारे रिलेशन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, क्यों, आप कैसे करोगे ना, ऑर्डर पेयर को उल्टा दोगे रिलेशन में, लेकिन फंक्शन में वही ऑर्डर पेयर को उल्टा रहे हैं। फिर भी मैं क्यों बोल रहा हूं कि हर फंक्शन इन्वर्सिबल नहीं होता है, आगे देखेंगे। लेकिन वही सब कर रहे हैं, पूरा सेम टू सेम सारे ऑर्डर पेयर को उल्टा रहे हैं, उसका जो इनपुट इसका आउटपुट, उसका जो आउटपुट इसका सेम कर रहे हैं, बस कारण आगे देखेंगे। अच्छा, एवरी फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल, अगेन नोट, लेट f of x इज इन्वर्टिबल, मानो f of x इन्वर्टिबल है, एंड लेट f इनवर्स x, बेटा f of x का इनवर्स को ऐसे डिनोट किया जाता है ना, लेट दिस डिनोट्स इनवर्स ऑफ f of x, ठीक है, एंड लेट f of x इज इन्वर्टिबल, एंड लेट f इनवर्स x डिनोट्स द इनवर्स ऑफ f of x। तो बेटे देखो पॉइंट, देखो बेटे पहला पॉइंट, बेटे अगर फंक्शन हमारा सेट ए से बी तक डिफाइंड हो रहा होगा, मतलब उसका डोमेन ए है, कोडोमेन बी है, तो उसका इनवर्स ऑब्वियसली आप समझ पा रहे होगे बी से ए तक डिफाइंड होगा, है ना, उल्टा होगा। दूसरा बात है बेटे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब क्या है ना, हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन को इनपुट में हमने एक्स दिया और आउटपुट में क्या निकला, वाई निकला। अच्छा बेटे एफ का जो इनवर्स वाला फंक्शन है उसको मैं अगर इनपुट में y दूं, उसका आउटपुट क्या निकलेगा बताओ, फंक्शन को इनपुट में x दिया, आउटपुट y आया, y देंगे तो x आएगा। वेरी गुड बेटे, देखो फंक्शन को मैंने x इनपुट में दिया, इसका आउटपुट क्या निकला, y निकला। अब उसका जो इनवर्स वाला फंक्शन है वो क्या करता है बेटे, फंक्शन का काम को अंडू करता है।
तो फंक्शन को आउटपुट y जो है उसको अगर बेटे उसका इन्वर्स को इनपुट के रूप में दे दो तो उसका इन्वर्स क्या करेगा बेटा, अंडू कर देगा फंक्शन का काम को। फंक्शन ने x को y में बदला था, ये y को x में बदल देगा। तो फंक्शन को इनपुट x दिए तो आउटपुट y निकला, तो उसका इन्वर्स को अगर मैं इनपुट में y दूं तो इसका आउटपुट x निकलेगा। क्लियर और नॉट? इतना समझ में आ गया? ये दो यस सर। इंटरेस्टिंग। yes. तो इसको आप बड़े प्यार से बड़े याद भी रख सकते हो क्योंकि आगे चल के काम आएगा। एक्चुअली इन्वर्स आपके सिलेबस में नहीं है तो इतना भी काम नहीं आएगा, फिर भी देख लो बेटे, इसको याद बहुत इजीली रख लोगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर वाई है दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, है ना। बस ऐसे ऐसा याद रखो ना, एफ ना इस तरफ आके इनवर्स बन जाता है ना, उलट जाता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो इनपुट एक्स है आउटपुट वाई है, लेकिन उसका इनवर्स में इनपुट वाई है आउटपुट एक्स है, तो इतना आप याद रख लो, ठीक है। क्लियर सर? बोलो। सर एफ ऑफ वाई क्या होगा? एफ ऑफ वाई क्या होगा? एफ ऑफ वाई क्या होगा डिपेंड करेगा ना फंक्शन का डेफिनेशन के ऊपर। अभी एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है। एक्स वाई वेरिएबल है, हम एक्स वाई जो लिख रहे हैं, एक्स वाई थोड़ी ना कोई दो नंबर हम पता है क्या है वो नंबर, हम तो ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं बेटे फंक्शन में एक्स इनपुट एंड वाई आउटपुट। तो उसका इन्वर्स को अगर y को मतलब फंक्शन का जो आउटपुट है उसको अगर उसका इन्वर्स को इनपुट के रूप में दूंगा तो इन्वर्स का आउटपुट क्या आ जाएगा, ओरिजिनल फंक्शन का जो इनपुट है। फंक्शन ने x को y में बदला था, ये y को x में बदल देगा। तो आप जो सवाल पूछे कि सर एफ ऑफ वाई क्या होगा, ये सवाल कोई सेंस नहीं करता। क्यों? क्योंकि बेटे एफ ऑफ क्योंकि एक्स, वो हाँ रेंज और डोमेन चेंज हो जाएंगे। नहीं, आप ऐसा समझो बेटे एफ ऑफ एक्स क्या है, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? एफ ऑफ एक्स में जो y लिखा हूं कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। मैथमेटिशियन लोग बोल के गए कि आउटपुट को y लिखो। अभी कोई मैथमेटिशियन अगर बोलता कि आउटपुट को g लिखो तो मैं g लिखता। तो मैं इनपुट को x से डिनोट करता हूं एंड आउटपुट को y से डिनोट करता हूं। तुम अगर इनपुट को y बोल दोगे तो उस हिसाब से हमारा मैथमेटिक्स का पूरा सब अलग करना पड़ेगा कि इनपुट हम y बोलेंगे आउटपुट x बोलेंगे, तो हमारा अलग सा बुक लिखना पड़ेगा। तो यूनिवर्सली हम x को हमेशा इनपुट में देंगे और y को आउटपुट में पाएंगे। हाँ, उसका आप बोलोगे सर इनवर्स में, देखो बेटे इनवर्स को तो ऐसे ही समझा जाएगा ना कि f का जो आउटपुट उसका इनवर्स का इनपुट, तो ऐसे ही तो समझा जाएगा उसको। क्लियर और नॉट? अच्छा, आगे चलते, आगे चलें। यस सर। ओके, नाउ द थिंग इज नोट अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल। अच्छा, इसको थोड़ा जूम आउट कर ले, जूम इन कर ले। हाँ, ए फंक्शन is invertible if and only if it is bijective, ठीक है ना। एक फंक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी इन्वर्टिबल होगा अगर वह बाइजेक्टिव होगा। मतलब अगर कोई, अच्छा बाइजेक्टिव याद है ना, अगर फंक्शन वन वन और ऑन टू बोथ होता है तो बाइजेक्टिव बोलते हैं, है ना। तो फंक्शन अगर वन वन और ऑन टू बोथ हुआ तभी जाकर वो इन्वर्टिबल होगा, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर फंक्शन बेटे वन वन नहीं हुआ ऑन टू हुआ, या फिर ऑन टू नहीं हुआ वन वन हुआ, या फिर वन वन ऑन टू कुछ भी नहीं हुआ, मतलब बाइजेक्टिव नहीं हुआ, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कीप इन माइंड इफ एंड ओनली इफ क्यों लगाया हूं, इसका मतलब है फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो बाइजेक्टिव है, एंड अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल है। मतलब बाइजेक्टिव इन्वर्टिबल एक दूसरे के लिए कंपलसरी है ना। अगर बाइजेक्टिव है तो पक्का इन्वर्टिबल है, अगर इन्वर्टिबल है तो पक्का बाइजेक्टिव है। तो अब समझते हैं कि क्यों फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए बाइजेक्टिव होना जरूरी है। लेकिन उसको समझने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे। बेटा याद रखो, इफ एफ इज ए फंक्शन, if f is an invertible function, if f is an invertible function, then its inverse, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, is also a function। बेटा देखो फंक्शन का इनवर्स भी क्या होता है, फंक्शन होता है ना। फंक्शन का जो इनवर्स होगा ना वो भी एक फंक्शन ही होगा। बस फंक्शन जो करेगा ये उसका उल्टा करेगा। बस याद रखो फंक्शन जैसे, मतलब अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है मतलब अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है
तो उसका जो इन्वर्स होगा वो एक फंक्शन होता है ना, उसका इन्वर्स भी एक फंक्शन होता है, एंड दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों फंक्शन को बाइजेक्टिव होना जरूरी है इन्वर्टिबल होने के लिए। तो उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है बेटे। पहले मैं के मेनी टू वन फंक्शन का एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ ना, मेनी वन फंक्शन का एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। बेटे मेनी वन फंक्शन बाइजेक्टिव है क्या? मेनी वन फंक्शन बाइजेक्टिव हुआ क्या? नो सर। बाइजेक्टिव नो सर। नो, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए बोथ वन और टू होना जरूरी है। तो मेनी वन होगा तो बाइजेक्टिव कदापि नहीं होगा। तो मेनी वन फंक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब चलो फंक्शन को मैं ए से बी तक डिफाइन कर रहा हूं, और डिफिनेशन ऐसा दिया हूं कि ऐसा है। तो इधर क्या हो रहा है ना, इनपुट वन एंड इनपुट टू, दो अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट आ रहा है ना बेटा, इसीलिए मेनी वन है ना, इसीलिए मेनी वन है। लेकिन फंक्शन है ना, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन होने के लिए रिलेशन को जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए वो दोनों कंडीशन फर्स्ट सेट के ऊपर है, और दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहे हैं। दोनों कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन, सेट ए का एवरी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, एंड यहाँ पर भी सेट ए का एवरी एलिमेंट का इमेज है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि पूरा का पूरा सेट ए डोमेन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, सेट ए का एवरी एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। सेट ए का कोई भी एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। तो बोले वन का एक ही इमेज 5 है, टू का एक ही इमेज 5 है, थ्री का एक ही इमेज 6 है, फोर का एक ही इमेज 7 है। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट से एक से ज्यादा आरो नहीं निकलने चाहिए। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि सेट ए का सारे एलिमेंट लॉयल होने चाहिए, जो कि हम आपको पढ़ाए थे। तो ठीक है, दिस इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एंड ऑफ कोर्स इट इज ए मेनी वन फंक्शन, वी कैन क्लियरली सी। अच्छा, तो बेटे ये फंक्शन को जब आप इनपुट में 1 दिए तो इसका आउटपुट क्या आया? 5। 5। इनपुट में 2 दिए तो आउटपुट क्या आया? 5। इनपुट में 3 दिए तो आउटपुट क्या आया? 6। 6। इनपुट में 4 दिए तो आउटपुट क्या आया? 7। अब 7। अब देखो बेटे, अभी जस्ट बोला था मैंने कि फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो उसका जो इन्वर्स होगा वो भी एक फंक्शन होना चाहिए, है ना। अच्छा चलो इसका इन्वर्स इमेजिन करते हैं ना, इसका इन्वर्स इमेजिन करते हैं। तो इसका इन्वर्स क्या होगा बेटा? बी टू ए। फंक्शन अगर ए टू बी है तो उसका इन्वर्स होगा बी टू ए। अब बी में 5 6 7 है, एंड ए में 1 2 3 4। और मैंने बताया था बेटे, जैसे ही हम ऑर्डिनरी रिलेशन में फंक्शन, ऑर्डिनरी रिलेशन के ऑर्डर पेयर को उल्टा देने से उसका इन्वर्स का ऑर्डर पेयर मिलते हैं, या फिर आरो डायग्राम में आरो का डायरेक्शन चेंज कर दो, आपको उसका इन्वर्स का आरो डायग्राम मिल जाता है। फंक्शन भी एक रिलेशन है, तो इधर भी वही करते हैं। तो बेटे एफ का ऑर्डर पेयर क्या क्या है बेटा? 1 5 2 5 3 6 4 7। तो एफ इनवर्स का ऑर्डर पेयर क्या जाएगा? उल्टा आएगा। एफ 5 1 5 2। हाँ 5 1 5 2 6 3 7। 6 3 7 4। ओके चलो आरो निकालते हैं। 5 1 5 2 6 3 7 4। Elements of B are not loyal to elements of A. यस, यू टेल मी नाउ गाइस, क्या एफ इनवर्स एक फंक्शन है? No sir. इज No एफ sir. इनवर्स ए फंक्शन? नो। देखो हाँ, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। तो मैं अगर एफ को एक ऑर्डिनरी रिलेशन के तरह ट्रीट करूं तो मैं बोल सकता हूं कि अगर एफ एक रिलेशन है, हाँ तो उसका इनवर्स रिलेशन ये है, नो प्रॉब्लम। इफ एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जस्ट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जो कि है, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, तो ये एक रिलेशन है। और एफ एक अगर रिलेशन है ए टू बी तो ठीक है, कोई बात नहीं, एफ इनवर्स उसका इनवर्स रिलेशन है, नो प्रॉब्लम, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन मैं अगर एफ को फंक्शन बोलता हूं तो क्या ये उसका इनवर्स फंक्शन बन पाएगा? क्या No sir. एफ इनवर्स एक फंक्शन बन रहा है क्या? नहीं, क्योंकि बेटे एफ इनवर्स में देखो बेटे, फर्स्ट सेट अभी बी हो गया। अभी फर्स्ट सेट के ऊपर जो दोनों कंडीशन है वो चेक करते हैं। पहला कंडीशन क्या है बेटे? कि एवरी एलिमेंट फर्स्ट सेट का एंगेज होने चाहिए, जो कि यहाँ पर है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है।
लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है बेटे, फर्स्ट सेट का एवरी एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। अभी बी का 5 का दो दो इमेज आ रहे हैं। ऐसा है कि एक इनपुट 5 पे दो दो आउटपुट आ रहे हैं 1 2। तो बेटे मशीन, ऐसा याद रखो बेटे, कोई मशीन अगर एक इनपुट पे कंफ्यूज होकर आपको दो दो आउटपुट देने लगा तो मशीन नहीं होगा, है ना बेटे। मशीन, करेक्ट मशीन उसी को बोला जाता है जो बेटे एक इनपुट पे एक पर्टिकुलर आउटपुट दे। याद रखो बेटे, इंजीनियरिंग जो आप सब पढ़ोगे वो सब यहाँ, ये सब टर्म्स वहां पर भी वो सब पढ़ोगे। ट्रिपल ई ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो पढ़ोगे ये सब टर्म वहां पर ही पढ़ोगे बेटा। मशीन, परफेक्ट मशीन वही होता है जिसको एक इनपुट देने पे वो एक परफेक्ट आउटपुट देता है। ऐसा नहीं कि आपने एक इनपुट घुसा है बाहर निकले 3 4 आउटपुट, तो किसको उसका आउटपुट मानोगे। यू गेट इट, क्लियर, बस। लेकिन अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट आ सकते हैं, उसको मेनी वन फंक्शन बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक इनपुट का अलग अलग आउटपुट नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो हियर एफ इनवर्स इज नॉट ए फंक्शन, तो इसको मैं यहां पर लिखता हूं। यू सी, अरे इसका इस साइड में जाने का कोई रास्ता नहीं है क्या इसका, हैं? इसका क्या खाली वर्टिकल है, ऊपर से नीचे आएगा और हॉरिजॉन्टल नहीं है? अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं। इसको शायद अगर हम ऐसा कर दें हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। हाँ आ गया। हाँ तो बेटे नोट में अभी क्या लिखेंगे ना, एफ इज ए फंक्शन बट एफ इनवर्स इज नॉट ए फंक्शन, है ना। देयरफॉर एफ इज नॉट इन्वर्टिबल, क्योंकि एफ को इन्वर्टिबल तभी बोलेंगे अगर उसका इन्वर्स भी फंक्शन होगा। एफ फंक्शन है तो उसका इन्वर्स भी फंक्शन होना चाहिए। इधर उसका इन्वर्स फंक्शन ही नहीं हो रहा है, वो तो एक ऑर्डिनरी रिलेशन है। तो एफ फंक्शन है लेकिन उसका इन्वर्स फंक्शन नहीं बन रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे कि एफ का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अच्छा ऐसा कारण क्या है, ऐसा क्यों है प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, बिकॉज ऑफ मेनी वन, है ना बेटे। मेनी वन हुआ, देखो बेटे मेनी वन में क्या प्रॉब्लम हो गया, 1 2 दोनों से एक दो आरो निकल के 5 पे पहुंचे थे। तो जब आप इन्वर्स किए तो उल्टा करोगे, मतलब 5 से दो आरो निकल के 1 2 पे पहुंचेंगे। तो अरे समझ रहे हो ना, इसी वजह से आपका प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, इन्वर्टिबल नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं आया, हेलो गेट इट। Yes, sir. अच्छा अभी हम देखते हैं एक इनटू फंक्शन लेके देखते हैं ना, इनटू फंक्शन। अच्छा सपोज एक इनटू फंक्शन लेते हैं, ए टू बी 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 ही रख लेते हैं, ज्यादा नहीं रखते हैं, 4 5 6 7। देखो बेटा अभी मेरा फंक्शन मेनी वन नहीं, अभी वन वन हो गया ना, मेरा फंक्शन अभी वन वन है। अभी मेरा फंक्शन वन वन है, लेकिन अभी मेरा फंक्शन ऑन टू नहीं है, इन टू है ना बेटा। लेकिन पहले केस में वो ऑन टू था। अभी मेरा फंक्शन वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं है, इन टू हो जा रहा है, क्लियर और नॉट। अच्छा तो इन टू होने से क्या तकलीफ होगा देखते हैं। अच्छा बेटा ये फंक्शन को इनपुट में 1 देने से आउटपुट क्या आएगा 4, 4. 2 देने पर आउटपुट 5, 3 देने पर आउटपुट 6। अच्छा उसका जो इन्वर्स होगा उल्टा काम करेगा, वो बी से ए तक डिफाइंड होगा। Every element of B is not engaged to A. हाँ यस, तो बेटे बी में 4 5 6 7 और ए में 1 2 3 ना। तो बेटे 4 से आरो निकल के 1 पे पहुंचेगा, 5 से आरो निकल के 2 पे पहुंचेगा, 6 से आरो निकल के 3 पे पहुंचेगा। अब देख लो क्या एफ इनवर्स एक फंक्शन बन रहा है क्या, No, sir. नहीं बन रहा है। क्योंकि एफ इनवर्स फंक्शन क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि उसका फर्स्ट सेट का सारे एलिमेंट एंगेज नहीं है। तो फर्स्ट सेट, 7 में. हाँ 7 का कोई कोई इमेज नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर एफ इनवर्स क्या है बेटे, एक सेकेंड गाइज है, ओके 15 16 17, हाँ। तो बेटा अभी क्या हो रहा है ना, जो हाँ यस, हाँ तो अभी क्या हो रहा है बेटा, देखो फर्स्ट सेट जो है उसका कुछ एलिमेंट बाकी रह जा रहे हैं, दैट इज एफ इनवर्स इज नॉट ए फंक्शन। सो यहाँ पर क्या हुआ ना, एफ इज ए फंक्शन बट एफ इनवर्स इज नॉट ए फंक्शन, है ना बेटे। और कारण क्या है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों हुआ ऐसा, ऐसा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुआ,
क्योंकि ये फंक्शन खुद इनटू था, है ना, उसका एक एलिमेंट बच गया था। तो जब बी टू ए डिफाइन किए तो बी में जो एलिमेंट बच गया है उसी का वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अरे समझ रहे हो ना? तो एफ इन ए देयरफॉर एफ इज नॉट इन्वर्टिबल। अरे सब समझ गए? ठीक है ना? अच्छा, हेलो, गेट इट? हाँ, तो क्या देखे ना, फंक्शन अगर मेन्यूआन हो जाता है तो इन्वर्टिबल Yes, नहीं sir. हो। फंक्शन अगर मेन्यूआन हो जाएगा तो इन्वर्टिबल नहीं होगा। फंक्शन अगर इनटू हो जाएगा तो इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए बोथ वन वन भी होना पड़ेगा एंड ऑन टू भी होना पड़ेगा, क्योंकि मेन्यू वन होने पे इन्वर्टिबल नहीं होगा तो वन वन होना पड़ेगा। इनटू होने पे भी इन्वर्टिबल नहीं हो रहा है तो ऑन टू होना पड़ेगा, तो दोनों होना पड़ेगा। तो बोथ वन और ऑन टू होना चाहिए ना बेटे। देयरफॉर एफ हैज टू बी बोथ वन वन एंड ऑन टू, है ना, वन वन एंड ऑन टू, और बाइजेक्टिव, है ना, और बाइजेक्टिव टू बी इन्वर्टिबल, है ना, टू बी इन्वर्टिबल। इतना समझ में आ गया सबको? क्लियर कट? ठीक है। अच्छा, यस। तो हाँ, तो बेटा आपका जो अभी के जो सिलेबस में बस इतना इतना तक ही चीज है। मतलब अभी इन्वर्स तो आपका सिलेबस से उठा दिया गया है, तो जो आपको जानना चाहिए था इतना आपको फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए बस। अब एक खाली एक्स्ट्रा चीज हम जानेंगे, ठीक है ना, कि कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, कुछ एग्जाम्पल लेंगे। हाँ, लेकिन उससे पहले ये एक इंटरेस्टिंग सा चीज है। बेटे, मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज, मैं भी आपको याद है कि नहीं है वो मैं पूछ लेता हूँ, एंट्रेंस के लिए थोड़ा अच्छा है। बेटे, वन वन फंक्शन ग्राफ देके कैसे पहचानते हो? वन वन फंक्शन का ग्राफ से कैसे पता चल जाता है, बताया था मैंने। ग्राफ के थ्रू हॉराइजॉन्टल लाइन खींचने का, है ना बेटे। ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अब अगर इस फंक्शन के थ्रू मैं एक हॉराइजॉन्टल लाइन खींचूं और मेरा हॉराइजॉन्टल लाइन अगर फंक्शन को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर दिया तो बेटे मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? मेनी वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेनी वन हो जाएगा, है ना, मेनी वन हो जाएगा। ऐसा काहे हुआ? मैंने कारण समझा था, क्योंकि बेटे देखो, सपोज इधर आपका आउटपुट वाई, आउटपुट तो वाई एक्सिस पर होता है ना, इनपुट एक्स एक्सिस पर होता है, और मानो इधर इनपुट एक्स वन और इधर इनपुट एक्स टू। तो बेटे यहाँ पर आप ये फंक्शन में इनपुट एक्स वन पे भी आउटपुट वाई है, इनपुट एक्स टू पे भी आउटपुट वाई है, तो दो अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, इसीलिए मेन्यू वन है। तो वन वन होने का कंडीशन क्या है बेटे? कि ग्राफ को हॉराइजॉन्टल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट ईयर में ये चीज बोला था कि मैं सपोज एक ग्राफ ड्रॉ करके दूं और मैं पूछूं कि ये ग्राफ एक फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है, क्या ये ग्राफ जिसको रिप्रेजेंट करता है क्या वो एक फंक्शन है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, सपोज मैं ग्राफ बनाता हूं, ऐसा है, ठीक, ग्राफ बना दिया, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। अब सवाल है कि ये ग्राफ देख के हम बताएंगे कि ये एक फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं। एफ ऑफ एक्स में नहीं लिख रहा हूं, ग्राफ है, बस चेक करना है कि ये जो ग्राफ जिसका है वो एक फंक्शन है कि नहीं। तो बेटे याद रखो बेटे, वन वन के लिए आप क्या करोगे? हॉराइजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके चेक करोगे, ठीक है ना, वन वन के लिए हॉराइजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके चेक करोगे। लेकिन फंक्शन है कि नहीं जानने के लिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके चेक करोगे, ठीक है। ग्राफ के थ्रू एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और देखो, अगर बेटे आपका वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर गया तो बेटे इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन। कीप इन माइंड, ग्राफ के थ्रू, हाँ बताऊंगा, ग्राफ के थ्रू बेटे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देना। अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर गया तो ये फंक्शन ही नहीं। ऐसा कारण क्या है, कौन बता सकता है आप में से? क्योंकि डिफरेंट सेम एक्स के लिए डिफरेंट वैल्यू आ रहा है। हाँ, वेरी गुड, सेम इनपुट का अलग अलग आउटपुट है ना। देख लो, इधर इनपुट आपका मानो एक्स है, तो बड़े इनपुट एक्स पे इसका आउटपुट वाई वन भी आ रहा है, वाई टू भी आ रहा है, वाई थ्री भी आ रहा है। तो एक इनपुट का अभी बोला था, तो ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन में एक इनपुट का वन एंड ओनली वन आउटपुट आना चाहिए।
तो इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन चेक करने के लिए आप वर्टिकल फंक्शन चेक करने के लिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, एंड 1 1 है कि नहीं चेक करने के लिए बेटे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग सा बात नोट में देखेंगे। तो नोट ये है कि नॉन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस is invertible in its natural domain and कोडोमेन। अच्छा हाँ, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। आपको याद होगा कि बेटे फंक्शन का ऑन टू होने का कंडीशन क्या है बेटे, पूरा का पूरा रेंज एंड कोडोमेन इक्वल होने चाहिए ना, पूरा कोडोमेन के। जैसे ये ऑन टू है ना, ये बेटा ऑन टू है, ये तो मेनी वन है, लेकिन ऑन टू तो हो रहा है ना बेटे, कोडोमेन के सारे एलिमेंट एंगेज्ड है तो ऑन टू है। लेकिन यहाँ पर ये ऑन टू नहीं हो रहा है ना, कोडोमेन के कुछ एलिमेंट खाली है। अच्छा, तो वो चीज को ध्यान रखा करो, ठीक है। अभी देखो मैं क्या लिखा मैंने कि नॉन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक, बेटे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, साइन, कॉसेक, टैन, कॉट, कॉस, सेक, इनमें से कोई भी इन्वर्टिबल नहीं होता है इन इट्स नेचुरल डोमेन एंड कोडोमेन। अभी उसके बारे में मैं और एक नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि नेचुरल डोमेन एंड कोडोमेन में इन्वर्टिबल नहीं होता है, जो मैं बोल रहा हूँ, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्या हम कुछ कर सकते हैं मैनिपुलेशन, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल ग्राफ देख के समझ लेते हैं कि क्यों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन्वर्टिबल नहीं होते हैं। भाई देखो मेरा बात सुनो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वो फंक्शन एक बाइजेक्टिव नहीं है। पीरियडिक फंक्शन है इसलिए यस, डिफरेंट आ जाएगा। वेरी गुड, ऑल ऑफ देम आर मेनी वन। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेनी वन है। अभी देखो उनमें से कुछ इनटू भी है, लेकिन मुझे इनटू से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों होने चाहिए ना बाइजेक्टिव होने के लिए। अभी मुझे पता है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेनी वन है, कोई भी वन वन नहीं है, क्योंकि बेटे देखो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक आपको याद होगा, फर्स्ट ईयर में मैंने बताया था कि पीरियड ऑफ साइन फंक्शन इज 2 पाई, फंडामेंटल पीरियड। खाली पीरियड बोले तो 4 पाई भी इसका एक पीरियड होगा, 6 पाई भी एक पीरियड होगा, 8 पाई भी एक पीरियड, कोई भी इवन पाई इसका एक पीरियड बन सकता है। फंडामेंटल पीरियड मतलब सबसे छोटा पीरियड है ना, इसका सबसे छोटा पीरियड 2 पाई है। एंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ कॉस फंक्शन बेटे वही 2 पाई, एंड साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक का भी वही 2 पाई, कॉस का रेसिप्रोकल सेक का भी 2 पाई, एंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ टैन एंड उसका रेसिप्रोकल दोनों का फंडामेंटल पीरियड पाई। और फंडामेंटल पीरियड का मतलब क्या था, मैंने फर्स्ट ईयर में समझाया था कि बेटे साइन एक्स, बेटे एंगल एक्स का साइन जो है, आप उस एंगल में 2 पाई ऐड करते जाओ या फिर सब्ट्रैक्ट करते जाओ, एंगल का साइन वैल्यू रिटेन रहेगा, मतलब वही रहेगा। एक्स का साइन जो है, आप अगर एंगल एक्स में 2 पाई ऐड कर दो बेटा, अभी अभी भी साइन वही रहेगा। अगर बेटा और एक 2 पाई ऐड कर दो, वही साइन वही रहेगा, और एक 2 पाई एंगल में ऐड करो वही रहेगा। ऐसे करके आप समझ सकते हो आगे चल के। उसी तरह माइनस भी करो, एंगल से 2 पाई माइनस कर दो, 2 पाई और माइनस कर दो, 2 पाई और माइनस कर दो, वही साइन वैल्यू वही रहेगा। तो ऐसा है कि जो आर्ग्यूमेंट या फिर इनपुट है ना, आर्ग्यूमेंट या फिर इनपुट जो एक्स है हमारा ना, एक्स क्या है बेटा, फंक्शन का जो एक्स होता है इनपुट या फिर आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो इनपुट में हर 2 पाई इंटरवल के बाद फंक्शन का आउटपुट रिपीट होता है ना बेटे, इनपुट में हर 2 पाई इंटरवल के बाद फंक्शन का आउटपुट रिपीट होता है, समझ रहे हो ना। तो एक्स का आउटपुट, एक्स प्लस 2 पाई का आउटपुट, एक्स प्लस 4 पाई का आउटपुट, एक्स प्लस 6 पाई, सबका आउटपुट बराबर। अच्छा, तो बेटे इसका मतलब, अरे एवरीबॉडी गेट इट, हेलो, गेट इट और यस नॉट? सर। हाँ, यस सर। तो बेटा अलग, यस सर। तो बेटा अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट है ना बेटा, अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट। एक्स, एक्स प्लस 2 पाई, एक्स माइनस 2 पाई, एक्स प्लस 4 पाई, इन सब का आउटपुट सेम। तो अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट मतलब मेनी वन है ना, तो साइन मेनी वन होता है। उसी तरह कॉस भी मेनी वन है, क्योंकि कॉस का भी वही होता है, 2 पाई इंटरवल के बाद उसका वैल्यू रिपीट होता है। टैन का हर पाई इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट हो जाता है।
मतलब tan x का वैल्यू जो है, x में पाए बढ़ाते जाओ घटाते जाओ, वैल्यू रिपीट होता जाएगा। तो फंडामेंटल पीरियड उसका सबसे छोटा सा पीरियड पाए। तो ऐसा है कि ये सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट देते हैं, इस वजह से इनमें से कोई भी वन वन नहीं है, सबके सब मेनी वन है, मतलब कोई भी बाइजेक्टिव नहीं है, इसका मतलब कोई भी इन्वर्टिबल नहीं है। अच्छा देखो बेटे साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसा करके आगे जाता है। और बेटे साइन फंक्शन का ग्राफ के थ्रू अगर आप एक हॉराइजॉन्टल लाइन खींचो तो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करता है कि नहीं करता है ना? तो मेनी वन है ना, कि ये वाला एंगल पे, ये वाला एंगल पे, ये वाला एंगल पे, ये साइन साइन सेम आ रहा है ना, साइन ये वाला एंगल का, ये वाला एंगल का, ये वाला एंगल का साइन, तो अलग अलग इनपुट का सेम। उसी तरह टैन, टैन का ग्राफ कैसा होता है? टैन का ग्राफ, टैन का ग्राफ ऐसा होता है। तो ऐसा टैन का ग्राफ होता है। अभी देखो टैन का ग्राफ भी आप देख लो, एक हॉराइजॉन्टल लाइन खींच लो, वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर देगा। देखो इधर क्या, इधर क्या, इधर क्या, इधर क्या ना, तो ग्राफ से ही पता कर लोगे। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? अरे गॉट इट? यस सर। यस सर। तो ये था बात है कि फंक्शन, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सारे मेनी वन होते हैं, इस वजह से वो बाइजेक्टिव नहीं है, और बाइजेक्टिव नहीं है इस वजह से वो इन्वर्टिबल नहीं है इन देयर नेचुरल डोमेन एंड कोडोमेन। तो मैं क्यों नेचुरल डोमेन कोडोमेन के बात कर रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में, बस एक हिंट देता हूँ बेटे। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, लेकिन एक चैप्टर है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, तो फिर वो चैप्टर कैसे पढ़ेंगे अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, जो कि नहीं है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर कैसे पढ़ेंगे? तो उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि फंक्शन अगर इन्वर्टिबल नहीं है तो हम उसको उसका डोमेन एंड कोडोमेन में कुछ मैनिपुलेशन करके, उसका डोमेन से कुछ काट के छोटा करके, या फिर डोमेन को बड़ा करके, जो भी करके, या फिर उसका कोडोमेन को काट छोटा करके बड़ा करके, जो भी करके, हम फंक्शन को हमारे, क्योंकि देखो मैंने बताया था ना फंक्शन दो तरह की होता है, नेचुरल फंक्शन, और दूसरा तरह का फंक्शन होता है बेटे कस्टम मेड फंक्शन, है ना बेटे, इंसान के द्वारा बनाया हुआ फंक्शन। अभी भगवान ने जो फंक्शन बनाया उसका नेचुरल डोमेन वो कुछ रखते हैं, और मेरा देखो बेटे फॉर एग्जाम्पल भगवान का जो साइन फंक्शन है, भगवान ने जो साइन फंक्शन बनाया है उसका नेचुरल डोमेन क्या है बेटे? आर है ना बेटे, कोई भी रियल नंबर का साइन निकाला जा सकता है, आर टू आर है ना बेटे, को डोमेन आर एंड डोमेन आर है ना बेटे, आर टू आर, और रेंज इसका क्या है बेटे? -1 to 1। अभी भगवान ने बोले ना मैं साइन फंक्शन जो बनाया हूं उसका डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, क्योंकि सही बात है सारे रियल नंबर का साइन डिफाइंड है, लेकिन हम इंसान क्या कर सकते हैं बेटे, इसका डोमेन को मेरा मर्जी से मैं सेट कर सकता हूं। मैं बोल दिया कि मैं एक साइन फंक्शन लूंगा जिसका डोमेन में पूरा रियल नंबर नहीं लूंगा, मानो मैं उसका डोमेन लूंगा मानो -2 से +2, ऐसा एक मानो में बना बना, मतलब पूरा जो आप पूरा एक्स एक्सिस को, पूरा नंबर लाइन, पूरा रियल एक्स एक्सिस नंबर लाइन को जो पूरा आप डोमेन के रूप में ले रहे हो, मैं उसका एक छोटा सा टुकड़ा डोमेन के रूप में लूंगा, है ना, तो मेरा मर्जी। तो ये लेने से क्या फायदा होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। हाँ फायदा इतना होगा कि ऐसा करने से हम अपना फंक्शन को इन्वर्टिबल बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ेंगे। बस एक लास्ट एक इनपुट एक नोट आप लिखोगे, लास्ट नोट बेटे, फाइनली नोट ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स। बेटा ये सिलेबस में नहीं है, इससे कोई सवाल नहीं आएगा ग्राफ ऑफ एक्स एफ इनवर्स एक्स, लेकिन जान लो सिलेबस में हालांकि नहीं है, तो जो फ्यूचर में इंजीनियरिंग एग्जाम दोगे उनको लिए फंडामेंटल जानना जरूरी है। अपने देखो अगर मुझे किसी फंक्शन का ग्राफ पता है एंड अगर वो फंक्शन इन्वर्टिबल है तो मैं उसका इन्वर्स का ग्राफ भी बड़े प्यार से बना सकता हूं। तो उसके लिए मैं नोट लिखूंगा, पॉइंट नोट बेटे, याद रखो ग्राफ्स ऑफ
f of x and f inverse x are symmetrical about the line y is equal to x या फिर f of x is equal to x। बेटे सपोज मेरा पास एक फंक्शन है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बेटा आपको पता है कि दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन कैसा होता है बेटे, आपको याद है? 45 डिग्री एंगल बनाता है बेटे, याद है? यस सर। अच्छा सपोज मेरा एक फंक्शन ऐसा है, मानो मेरा फंक्शन ऐसा है, तो ये अगर मेरा फंक्शन का ग्राफ है तो भाई बेटा उसका जो इनवर्स वाला फंक्शन होगा, उसका जो इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स, उसका ग्राफ क्या होगा बेटा, y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के अबाउट पे सिमेट्रिक होगा, मतलब उसका ग्राफ ऐसा आएगा। फील कर रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? अरे फील कर रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? अरे गॉट इट, ठीक है, ये हो नो जाएगा। सर, डायग्राम और एक बार थोड़ा बोल। देखो आप, मैं सिमेट्रिकल बनाया हूं ना बेटे, आप ऐसा समझ लो बेटे, मिरर इमेज है ना, मिरर इमेज। देखो बेटे y इज इक्वल टू एक्स जो स्ट्रेट लाइन है ना, थोड़ी देर के लिए उसको प्लेन मिरर समझ लो ना, क्या समझ लो उसको, प्लेन मिरर समझ लो। और मानो ये जो येलो लाइन ना प्लेन मिरर के एक तरफ है, तो बेटा उसका जो इमेज क्रिएट होगा वो ऐसा ब्लैक लाइन क्रिएट होगा, आप समझ लो। बेटे देखो प्लेन मिरर में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एंड मिरर दोनों का डिस्टेंस मिरर से सेम होता है ना, ऑब्जेक्ट एंड इमेज का डिस्टेंस मिरर से सेम होता है। तो बेटा देखो ये वाला ग्राफ है, ये वाला जो पॉइंट है उसका कॉरिस्पॉन्डिंग में ये वाला जो पॉइंट होगा वो दोनों यहाँ से सेम डिस्टेंस पर होगा। मेरा बात समझ रहे हो ना क्लियरली? तो सिमेट्रिकल, ठीक है ना, समझ रहे हो ना मेरा बात, सिमेट्रिकल, ठीक है, एवरीबॉडी गेट इट? यस सर। सिमेट्रिक, यस सर। बस। तो ये था फंडा। अब लास्ट को खाली कंपोजिशन के साथ उसको जोड़ेंगे और इनवर्स को खात्मा करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो बेटे लास्ट नोट आप देखो बेटे, f of f inverse x is equal to x and f inverse of f of x is also equal to x। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ते वक्त ये काम आएगा। देखो बेटे मैं क्या लिखा हूं, आप सबको गॉस फॉग याद है ना, गॉस फॉग याद है? अच्छा f ऑफ f इनवर्स x, इस फंक्शन को जरा दे सोचो, ये बेटे दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है, और इसमें पहले कौन सा फंक्शन काम कर रहा है भाई, जो सबसे अंदर बैठा होता एफ है वो पहले इनवर्स। काम करता है, फिर जो बाहर। तो देखो क्या हो रहा है ना, पहले f इनवर्स का डब्बा बनाता हूं, फिर f का डब्बा बनाता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली ये f ऑफ f इनवर्स है तो पहले f इनवर्स काम करेगा, तो पहले f इनवर्स रखा, आप समझ पा रहे होगे? अच्छा, और ये मेरा जो फंक्शन है इसी को मैं बोल रहा हूं f ऑफ f इनवर्स। अच्छा अगर मैं इस फंक्शन को इनपुट में x दूं, ठीक है ना, इनपुट में अगर x दूं, मतलब ये जो f ऑफ f इनवर्स x वाला जो फंक्शन को अगर इनपुट में x दूं, तो असलियत में वो इनपुट x पहले किसको जाएगा, f इनवर्स को जाएगा। अभी मानो f इनवर्स x इनपुट को लेके उसको y में कन्वर्ट कर देगा, मानो सपोज, फिर अब ये y किसके अंदर इनपुट बन के जाएगा, f के अंदर जाएगा इनपुट बन के। और f का काम क्या है बेटे, f इनवर्स का काम को ऑनडू कर देना, क्योंकि दोनों एक दूसरे का इनवर्स है ना। तो f इनवर्स ने x को y में बदला था, अब ये y को किस में बदल देगा, x में बदल देगा। एवरीबॉडी गॉट इट? अरे गॉट इट और यस नॉट? सर। यस सर। तो f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है भाई, x है, मतलब इनपुट अगर x है तो उसका आउटपुट भी x है। यू गेट इट? वट एवर इनपुट द सेम इज आउटपुट। ये फंक्शन का इनपुट आउटपुट सेम आता है f ऑफ f इनवर्स x का, तो इसमें इनपुट भी x तो आउटपुट भी x ही निकलता है, ठीक है। अच्छा उसी तरह बेटे अगर हम दूसरा वाला फंक्शन को सोचे f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, तो इसमें पहले कौन काम करेगा, f काम करेगा, बाद में कौन काम करेगा, उसका इनवर्स काम करेगा। अब सपोज आपने इनपुट x दिए,
और मानो फंक्शन x को y में बदल देगा, तो उसका इन्वर्स क्या करेगा, y को लेके x कर देगा। तो फाइनली हमारा जो फंक्शन है एफ इनवर्स, वो एफ, उसके अंदर बेटे इनपुट में x गया था और आउटपुट में कौन बाहर निकल के आया, x बाहर निकल के आया। इसीलिए एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो बेटे इसको आप याद रख सकते हो बड़े प्यार से। जब मैं आपको एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स बोलूंगा तो इसको ऐसे याद रख लो, ट्रिक। बेटे एफ एंड एफ इनवर्स एक दूसरे को खा जाते हैं ना बेटे। एक, अरे समझ लो ना, शर्ट पहनना और शर्ट को खोल देना। अरे शर्ट फंक्शन है शर्ट को पहनना, एंड इनवर्स है शर्ट को खोल देना। अरे समझ रहे हो ना, तो जो पहले था वही हो गया। यस सर। हाँ, तो बेटे एफ एंड एफ इनवर्स एक दूसरे को नेगेट कर देते हैं, एक दूसरे का काम को अंडू कर देते हैं, तो वही एक्स आ जाएगा। उसी तरह एफ इनवर्स ऑफ एफ ओ एस भी वही होता है कि एफ इनवर्स एफ एक दूसरे को खा जाएंगे और जो एक्स था वही एक्स रहेगा। तो ये था फंडामेंटल बातें। अच्छा, इसमें किसी को कोई डाउट है? डू यू हैव एनी डाउट इन ऑल दिस? नो सर। नो डाउट। सबका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर हुआ तो सबका? अच्छा ठीक है। यस सर। ओके, तो ये था कहानी। अच्छा तो बेटा बताओ जरा, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ वन क्या आउटपुट आएगा? जो इनपुट वही आउटपुट है ना। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये गया। और और क्या बचा था वो, नहीं और सब हो गया, और खाली डायग्राम हो गया था। ये हो गया था। अरे तुम लोगों को जितना जल्दी है मुझे उससे ज़्यादा जल्दी है। तुम्हारा क्लास के बाद 11th का क्लास करूंगा अभी, है ना, समझ रहे हो ना मेरे बात? अम, तो हाँ, बाकी सारी चीज़ें कवर हो गया, इनवर्स हो गया। अच्छा, ये हो गया। और क्या बचा? हाँ, ये तो ग्राफ भी हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, बस इतना है। अच्छा हाँ, बस लास्ट को खाली, हाँ यस, और थोड़ा सा बाकी, बस लास्ट को खाली एक कर देते हैं, एक फंक्शन का इन्वर्स निकाल देते हैं, जिसको नेक्स्ट क्लास में बस एक एक एग्जांपल करते हैं। सपोज एफ ऑफ एक्स तरह का है 5x+3, है ना, और इसका इन्वर्स में डिफाइन करना है, इसका इन्वर्स निकालना चाहता हूँ। तो ट्रिक क्या है, सुनो बेटे। एफ ऑफ एक्स को y लिख लो, है ना बेटे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह y लिख लो, तो y इज इक्वल टू 5x+3। अरे समझ रहे हो? अभी क्या करो ना, x को y में एक्सप्रेस करो, किसको किस में एक्सप्रेस करो, x को y में एक्सप्रेस एक्स करो, है को ना वाई बेटे। में। हाँ तो 5x क्या आ वाई जाएगा? माइनस 3/5 इज इक्वल टू एक्स। हाँ तो x क्या आ जाएगा, y-3/5। अब जरा सोचो, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देन x क्या होता है भाई, एफ इनवर्स y ना, बताया था x क्या होता है, एफ इनवर्स y होता है ना। अरे एफ इनवर्स को अगर इनपुट में y दोगे तो यस आउटपुट में सर। वो x देगा ना, समझ में आया ना, f जाके इस तरफ इनवर्स हो जाएगा। हाँ तो ये जो x लिखा है, इस x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एफ इनवर्स y लिख दूंगा। अरे सबको समझ में आ रहा है? हैं, बिकॉज x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। अच्छा, एफ इनवर्स y अगर y-3/5 है, तो एफ इनवर्स हाथी क्या होगा, हाथी -3/5, मतलब y का जगह हाथी रख देंगे, तो बेटे एफ इनवर्स x क्या आ जाएगा? अरे सबको समझ में आया? एक्स हेलो। माइनस 3/। यस सर। तो ऐसे ही हम फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं, यह है फंक्शन का इन्वर्स निकालने का तरीका। अब कभी भी एंट्रेंस में जब पढ़ोगे, अगर सर ये सब करवाएंगे तो स्टार्टिंग में मत बोल देना कि ये सब हमारा नहीं करवाया गया था, क्योंकि आपका ये सब करवाया गया था, पूरा समझाया हूँ। क्लियर और नॉट? हाँ समझ पा रहे हो ना? अच्छा ठीक है, चलो थैंक यू, कैन लीव नाउ। एक सेकंड एक सेकंड एक थैंक सेकंड, यू सर। ए रहो बे, थैंक यू सर, सागे सागे थैंक यू सर। केते जण अछंती लाइन, किए पळेला कि रे ओझा?